हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और करें स्टार्ट। कल की क्लास में बच्चों हमने कौन कौन से प्रिंसिपल देखे थे? एक तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज देख तो हमने पहले ही लिया था, पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन कल उसका प्रॉपर प्रॉपर हमने टेक्स्ट भी पढ़ लिया था। ठीक है। उसके पहले हमने डिफरेंस देखा था यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, और मेरे ख्याल कल हमने यही किया था। ठीक है। उसके पहले हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। एक बार हम अगर प्रिंसिपल्स की बात करें बच्चों, तो प्रिंसिपल्स अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए, एक बार मेरे को जस्ट नाम रिकॉल कराओगे? सारे बच्चे कोऑर्डिनेशन के साथ बोलेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द थर्ड वन इज वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चौथा, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और सातवां, आज हमें पढ़ना है। छह प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं हम, है ना। अब देखो, अभी तो जस्ट रिकॉल कराए, अभी कंफ्यूज नहीं होने का, वन गो में बोलना, ठीक है ना। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ जी। पहला प्रिंसिपल बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और फिर उन्हें एलोकेट कर दो उन बंदों को जिनको उसमें क्या हो, नॉलेज हो, जिनका एक्सपीरियंस हो, और काम को आपको डिवाइड भी करना चाहिए उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जस्ट ऊपर ऊपर से रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो अथॉरिटी होती है पावर टू टेक डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। ठीक है ना। जो मेरे को काम मिला है उसको मेरे को पूरा करना है, वो जो मेरी ड्यूटी है उसको मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। फ्यूल ने बोला देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ना प्रॉपर बैलेंस बन के तो रहेगा, और वो बैलेंस बनने से होगा क्या, ना ही तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा और ना ही एम्प्लॉय ओवरबर्डन होगा। तीसरा डिसिप्लिन, देयर शुड बी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सके, नॉर्मल। चौथा प्रिंसिपल कौन सा है, यूनिटी ऑफ। एक सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए किससे, फ्रॉम ओनली वन एंड फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपीरियर, ठीक है। सिंपल सी बात है, इससे क्या नहीं होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो बोलता है देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर द एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। जिन एक्टिविटीज का सेम ऑब्जेक्टिव है उनके लिए एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों हमने किस में डिफरेंस देखा था, यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। आप मेरे को बता सकते हो? यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है क्या, पहला डिफरेंस बोलो। एक सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपीरियर। एक बात इधर, हाँ जी, ये क्या बोलता है कि एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक इंसान कंफ्यूज होता है, इससे पूरी टीम कंफ्यूज होती है। तीसरा डिफरेंस बताओ। हाँ जी, तीसरा डिफरेंस बताओ। ये क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और एफिशिएंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है। और ये क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मेंटेन करता है। अच्छा, एक और डिफरेंस रह गया, ये तीन ही थे। हाँ, ये किसको क्या करता है, डुअल सबऑर्डिनेशन से बचा के रखता है हमें, और ये क्या करता है, हाँ, ये बचा के नहीं रखता, बोलो ना। ये ओवरलैपिंग से बचाता है। किससे बचाता है, ओवरलैपिंग से।
अच्छा एक बात तो बताओ मेरे को, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, क्या यूनिटी ऑफ कमांड में भी ओवरलैपिंग हो सकती है? सोच समझ के बताना। क्या यूनिटी ऑफ कमांड अगर वायलेट हो जाए तो क्या ओवरलैपिंग हो सकती है? हाँ, वायलेट के केस में ही होगा ना ओवरलैपिंग। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो जाए, वायलेट हो जाए, तो ओवरलैपिंग हो सकती है। सोच समझ के बोलना जो भी बोलोगे। हो जाएगी? एक्सप्लेन कर दे कैसे, एक एग्जांपल के साथ। वायलेट हो गया आगे। हाँ, एक कोड देंगे तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? अरे इसे सडनली रियलाइज हुआ ये तो गलत चल रहा है, तो ये भी हो सकता है। अरे तो फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पे वायलेट हो जाएगा अगर दो सबऑर्डिनेट होंगे तो? हाँ बोलो। वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती बच्चों, क्योंकि दो लोग एक को ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो जो दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो अलग अलग ही दे रहे होंगे ना। और अगर दोनों सेम ही ऑर्डर दे रहे होते तो ओवरलैपिंग होती। और वो ओवरलैपिंग बुरी नहीं थी, सही थी, क्योंकि दो लोग मिलकर के एक ही तो काम दे रहे हैं, अब वो एक ही परफॉर्म करना है उसने। यहाँ पे तो इनफैक्ट और एम्प्लॉय के मजे है। अगर दो लोग अलग अलग, जो अलग अलग लोग हैं वो एक ही क्या दे, काम दे, टास्क दे, किसको? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय के मजे कैसे बताना? एक ही बार करना पड़ेगा। और इसको क्या बोलेगा, देखो सर आपका काम हमने क्या किया है, टाइम से किया है जो आपने टास्क दिया था, और उसे भी यही बोलेगा। समझ में आ रही ना बच्चों बात? तो यूनिटी ऑफ कमांड अगर वायलेट होता है तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती, लेकिन ओवरलैपिंग कहाँ पे हो जाती है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अगर वो वायलेट हो जाएगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काम को दोबारा करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अच्छा, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या बोलता है? हाँ, जस्ट एंड फेयर क्या होनी चाहिए? सैलरी होनी चाहिए टू एवरीबॉडी। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे बात किसके लिए की गई है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। एम्प्लॉयज के लिए ऐसे, ताकि उसका एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, रीजनेबल स्टैंडर्ड है, वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी बच्चों, ये सारा कुछ अभी तक हमने देख लिया। एक बार मैं आपको प्रिंसिपल पढ़ा दूं सारे, ठीक है ना? जैसे आप मतलब अगले 2-3 क्लास में या 4 क्लास में 5 क्लास में जो भी होंगे, 2-3 में तो नहीं होंगी, ठीक है ना, 5 क्लास तो लगेगी। तो 5 एक क्लास में अगर जैसे हमारे प्रिंसिपल पूरे हो जाएंगे तो एक बार फिर मैं आपको शुरू से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो बच्चों, प्रिंसिपल का नाम क्या है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक बार आप ये इमेज देखोगे, थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? एक बार मैंने आपको किया था ये प्रिंसिपल को एक्सप्लेन, उसके बेसिस पे ये बताओ कि हाँ जी, ना कि किसी एक के तरीके से। अब मान लिया ये एक बंदा है, ये तो सोच रहा है कि काम किसके तरीके से होना चाहिए, मेरे तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना? और पीछे जो सारे एम्प्लॉइज है, या जो भी सारे भी जो भी लोग हैं, उनका इंटरेस्ट एक जा रहा है, तो हमें किसको प्रिवेल करना चाहिए? जो जो बोलो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रिवेल कराना चाहिए। किसको? जनरल इंटरेस्ट। अब किसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। बात समझ में आ रही है? देखो, प्रिंसिपल का नाम ही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन माने इसे सुपीरियर फील कराना चाहिए या छोटा फील कराना चाहिए? किसको फील कराना चाहिए छोटा? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। किसको आपको मतलब किसके कंपैरिजन में? जनरल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको सबऑर्डिनेट कर देना चाहिए, यानी कि उसको छोड़ देना चाहिए, या उसे साइलेंट कर देना चाहिए, है ना, उसे हाइड कर देना चाहिए। किसको? जनरल इंटरेस्ट को? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हाइड कर देना चाहिए या सेक्रीफाइस कर देना चाहिए किसके सामने?
पहले ही इस ऑप्शन में मत जाओ, मतलब पहले ही ये ऑप्शन नहीं है, उसके पहले हम आपके लिए एक रास्ता और खोलते हैं। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है, कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि तुम्हारे क्लैशेस और बाकी दूसरे बंदे के क्लैशेस क्या जा रहे हैं, डिफर हो रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकंसाइल देम। सबसे पहले तो कोशिश करो कि रिकंसाइल कर सको तुम, यानी कि चीजों को, मतलब उन्हें बेहतर कर सको, एक पॉइंट पे आकर के आप कंसेंसस बना सको। कंसेंसस माने एक कॉमन थिंकिंग बना सको। अरे जब एक पॉइंट पे दो अलग अलग पार्टीज की कॉमन थिंकिंग हो जाएगी तो हमारे जो डिफरेंसेस थे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम एक एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। पहले तो कोशिश करो रिकंसिलिएशन की। और लेकिन अगर रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है, रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसको इग्नोर कर दो और किसको अडॉप्ट कर लो, क्योंकि जनरल इंटरेस्ट सबका है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसी एक का है। ऑर्गेनाइजेशन सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि किसी एक के अकॉर्डिंग। अच्छा, केस स्टडी बताता हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में। एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के गुजर रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस समझते हो आप, यानी कि पैसों की क्या हो रही है, कमी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा और चीजें बेहतर नहीं हो रही है ना। हम ट्राई कर रहे हैं काफी अच्छा कुछ करने की, लेकिन चीजें हमारे फेवर में नहीं आ रही है और कंपनी को अनएक्सपेक्टेडली क्या सफर करना पड़ रहा है, लॉस सफर करना पड़ रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है। समझ में आ रही है बच्चों बात। अब हुआ यूं कि जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो हमारे कौन है, एम्प्लॉइज है, उनमें से एक मैनेजर है या एक कोई भी हमारा कोई भी स्टाफ है। मैं मैनेजर की बात करूंगा, लेट सपोज कोई एक मिडिल लेवल मैनेजर है। आप मुझे बताओ एम्प्लॉइज की नेचर क्या रहने वाली है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं या कम से कम पैसा कमाऊं। किसकी फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में। यानी कि मेरे को कंपनी से ज्यादा सैलरी मिले या कम सैलरी मिले, ज्यादा सैलरी मिले। लेकिन बच्चों कंपनी किससे होकर के गुजर रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस से। किससे, अच्छा फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के गुजर रही है, तो कंपनी क्या चाहेगी, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी ज्यादा देना चाहेगी, कम देना चाहेगी, कम देना चाहेगी। क्यों, क्यों, क्योंकि कंपनी, कंपनी को थोड़ी थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी के अंदर कुछ सीरियस इनएफिशिएंसीज है, जिनके ऊपर अभी हमने काफी काम किया भी है और कर भी रहे हैं। कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी चीजें, जस्ट 2 महीने 3 महीने लगेंगे और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम ग्रो करेंगे। हमें पता है इस बात का कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम ग्रो करेंगे, हमने कैलकुलेशंस कर ली प्रॉपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये जो मैंने आपको केस सिनेरियो बताया, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, मैनेजर तो ज्यादा सैलरी कमाना चाह रहा है, मैनेजर तो, लेकिन कंपनी सैलरी कम देना चाह रही है। क्योंकि कम इसलिए देना चाह रही है, उनके अगर खर्चे कम होंगे, खर्चे कट डाउन होंगे, तो उनका प्रॉफिट थोड़ा ना इंक्रीज होएगा, मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी वैसे ही लॉस सफर कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कंपनी का इंटरेस्ट और जो सॉरी, मैं फिर तो आंसर दिया जाएगा, जो कंपनी का इंटरेस्ट है और वो जो उस मैनेजर का इंटरेस्ट है, क्या वो सेम है, क्लैश हो रहे हैं आपस में। कैसे क्लैश हो रहे हैं, वो तो ज्यादा सैलरी कमाना चाहता है और कंपनी ज्यादा सैलरी नहीं देना चाहती है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्लैश तो हो रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना, क्लैश तो हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट क्या है, कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, और अभी ज्यादा सैलरी देना कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है। क्योंकि बेटा आप ये भी बोल सकते हो कि वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कंपनी कंपनी अपने एम्प्लॉइज से है। किससे है, एम्प्लॉइज से है, तो दैट्स वाई हमें अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज है वो भी तो किससे है, कंपनी से है। अगर कंपनी एम्प्लॉइज से है तो एम्प्लॉइज भी तो किससे है,
कंपनी से है। अगर कंपनी ही नहीं रहेगी तो, अगर कंपनी ही नहीं रहेगी तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? कम एम्प्लॉय की तरक्की भी किसकी तरक्की में है? कंपनी की तरक्की में। तो यहाँ पे कंपनी अभी किससे होकर के गुजर रही है? लॉस से होकर के गुजर रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जनरल इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट ये अलाउ नहीं कर रहा कि हम अभी सबको सैलरी में हाइक दे, या इस पर्टिकुलर मैनेजर को जो अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है ये इसको हम हाइक दे, इसकी सैलरी बढ़ाए। ये कंपनी के इंटरेस्ट में अभी के लिए तो नहीं। तो सारे बच्चों को पता है कि जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या कर रहा है? क्लैश कर रहा है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसका खुद का इंटरेस्ट है क्योंकि वो सैलरी ज्यादा से ज्यादा चाहता है। ठीक है, अब एक अच्छी मैनेजमेंट होने के नाते, या और उस अच्छी मैनेजमेंट को जो अच्छे से हम मैनेजमेंट करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के नाते और अच्छा मैनेजर होने के नाते सबसे पहले तो उसे समझाना चाहिए। प्रिंसिपल ऐसा बोलता है और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही करोगे। पहले तो उस बंदे को समझाओगे, है ना? क्या बोलोगे आप उसे कि देख यार, अभी क्या है ना, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, और तुम अगर हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दोगे ना, है ना, तो जिसने हमें एक कतरा कतरा भी हमारे साथ दिया होगा ना हमें, तो वक्त आने पे समंदर लौटाएंगे। ठीक है ना? हम ऐसे एम्प्लॉइज मीटिंग बुलाई हमने एम्प्लॉइज की। एक मैनेजर तो हो के बोल रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, लेकिन बाकियों के भी मन में आ रहा है कि सैलरी बढ़ाओ, लेकिन वो कह नहीं रहे हैं। कहा सामने से एक ने है। हमें आइडिया लग गया कि ये आज तो एक ने बोला है, कल और 4 लोग भी बोलेंगे। तो हमने पहले ही अपरेंटली तो इस बंदे को और इनडायरेक्टली बाकी सबको मीटिंग बुलाई, और उधर से मैनेजर ने समझाना चालू किया कि आज हमारी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के गुजर रही है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे बुरे वक्त में जिसने भी हमारा साथ दिया है या जो देगा, ठीक है, समय आने पे उसको समंदर लौटाएंगे। तो आज हम आपसे ये अपील करते हैं, आज हम आपसे ये अपील करते हैं कि आज के दिन जो हम आपको सैलरी दे रहे हैं ना, प्लीज आप उसको बढ़ाने की तो सोचो मत। हम चाहते हैं कि इस सैलरी को 50% से कट डाउन कर दें, 50% से कट डाउन कर दें। अब ऐसा सुनने के बाद मतलब हमने इमोशनली और सारी चीजों को यूज करके प्रॉपर मैनेजमेंट करके उन्हें समझा करके प्रॉपर कैलकुलेशन से सारे एम्प्लॉइज को बताया। एम्प्लॉइज समझ रहे हमारी बात, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज की मजबूरी भी रहेगी। कुछ लोग शादीशुदा है, उनके बीवी बच्चे हैं, वो कहेंगे सर बात तो बिल्कुल दिल की बोल दी आपने और लग गई दिल को बात, लेकिन क्या करें, हमारी भी कुछ क्या है, मजबूरी है। ठीक है ना? तो कुछ लोग तो छोड़ के चले जाएंगे कि सब सर अभी के टाइम पे ना हमारी मजबूरी है कि हम 50% सैलरी पे काम नहीं कर सकते। मतलब जिस बंदे को 1 करोड़ मिल रहे हैं उसको 85 लाख का पैकेज मिलेगा। ठीक है, उनकी मजबूरी है तो वो तो कुछ काम करेंगे नहीं, वो छोड़ देंगे कंपनी को। लेकिन कुछ लोग अभी यंग हो गए जिनकी बहुत ज्यादा भी फैमिली वाइज क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो आप 50% के बजाय क्या करो, 25% करो। समझ में आ रही है बच्चों बात? और हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। मैं इसके एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, रियल लाइफ में केस स्टडीज दिखाऊंगा। अभी तो मैंने इसमें इस चैप्टर में आपको एक भी वीडियो नहीं दिखाई ना, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। वीडियो में चाहता हूँ तो क्या भी कर सकता हूँ, प्रिंसिपल को समझाने के साथ साथ ही दिखा सकता हूँ वो वीडियो। लेकिन मैंने इस बार ये सोचा है कि अलग से दिखाऊंगा, एक सेशन अलग से लगाऊंगा, वो वीडियोस आपको दिखाऊंगा और उनमें आपसे आइडेंटिफाई कराऊंगा कि यहाँ पे बताओ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है और कौन सा वायलेट हो रहा है। क्योंकि अगर मैं अभी दिखाऊंगा आपको तो एकदम से समझ में आ जाए कि क्योंकि ये प्रिंसिपल पढ़ाने वाले हैं तो इसी की वीडियो दिखाएंगे। बाद में थोड़ा दिमाग तो चलाओगे ना, इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है और वायलेट हो रहा है। हाँ जी। तो कुछ लोग तैयार हो जाएंगे 50% सैलरी में भी काम करने के लिए, जिनकी बहुत ज्यादा फैमिली वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है अभी, लेकिन वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक टाइप से इंटरेस्ट जो क्लैश होने वाले थे उनको तो समझा दिया हमने, और मान लिया ये मैनेजर
दो सिचुएशन हो सकती है। ये जो मैनेजर जिसने डायरेक्टली आके बोला था कि भाई मेरे को सैलरी हाइक चाहिए, अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी हमारे आज के भाषण देने के बाद। या तो ये मान जाएगा, या तो ये मान जाएगा, या छोड़ के चला जाएगा। हाँ बोलो ना। या तो ये मान जाएगा या ये छोड़ के चला। और अगर मान नहीं रहा है और छोड़ के भी नहीं जा रहा है तो फिर हम इसे भगा देंगे। समझ में आई बात? क्योंकि फ्योल ने क्या बोला है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में, कि सबसे पहले तो रिकंसिलिएशन की कोशिश करो। किसकी कोशिश करो? रिकंसिलिएशन की कोशिश करो, मैच करने की कोशिश करो, डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो डिफरेंसेस मैच नहीं हो पा रहे हैं तो फिर किसको इग्नोर कर दो और किसको अडॉप्ट कर लो। ठीक है ना? अब हम बोल देंगे इसे, ठीक है, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। पहले तो समझाएंगे, लेकिन अगर मान नहीं रहा है और छोड़ भी नहीं रहा है अपने आप से, तो फिर हम क्या कर देंगे इसे, हम इसको एक ऑप्शन दे देंगे कि अभी हम तो तेरी डिमांड को मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जनरल इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि केवल तेरा मकसद है सैलरी ज्यादा कमाना, जो कि सबके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर तेरे को हम सैलरी दे देगी ज्यादा इस टाइम पे, तो हमारा एक प्रिंसिपल और वायलेट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और जब सारे लोगों को पता चलेगा तो उल्टा हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो डिमोटिवेट फील करेंगे कि हमने आपके दुख की घड़ी में आपका साथ दिया और आपने हमारे साथ क्या किया, धोखा धोखा धोखा। बात समझ में आ रही है ना? और ये बिल्कुल भी आपने अच्छा नहीं किया, तो सबका ट्रस्ट नहीं खो सकते हम किसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, इंडिविजुअल को, जो उसका इंटरेस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे, और किसको प्रिवेल कराएंगे, जनरल इंटरेस्ट को। बात समझ में आ रही है? और फाइनली बच्चों, हमारी एक एक फेज था लाइफ का जहाँ पे हमने बहुत सारी एडवर्सिटीज देखी और एक नया सवेरा हुआ फिर, और हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, ट्रैक पे आ गई है, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो बच्चों, जिसने भी हमारा साथ दिया था ना उस टाइम पे, जो हमने अनाउंस किया था, जिनकी सैलरी क्या की थी हमने, 50% की थी, तो उस सैलरी पे आज हमने उन बंदों को 100% हाइक दिया है। मतलब जब हमारे साथ में एडवर्सिटीज थी और उन्होंने हमारा साथ दिया, तो हमने उनका 1 करोड़ का पैकेज कितने का किया था, उन्होंने हमारा साथ दिया था, वो हमारे दुख की घड़ी में साथ थे। लेकिन आज अगर हम खुश है, आज हमारी कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो हमने भी उनके साथ होना चाहिए। तो 1 करोड़ पे हमने 100% की हाइक दी, 2 CR का पैकेज दिया। समझ में आ रही है बच्चों बात? और अगर इस तरीके के कमिटमेंट हम पूरे करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ, मैंने देखो 3 प्रिंसिपल की लिंकिंग की यहाँ पे, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर उसको ज्यादा सैलरी दे देंगे एडवर्सिटीज के टाइम पे, तो कौन वायलेट हो जाएगा, इक्विटी वायलेट हो जाएगा। कौन वायलेट हो जाएगा? और अभी हमने जैसा बोला, एम्प्लॉयज ने हमारा साथ दिया, और फिर जब हम अपने ग्रोथ वाले फेज में होंगे, जब हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि आज तुम हमारा साथ दे दो हमारे दुख की घड़ी में, लेकिन जब हम ग्रो करेंगे हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारे अच्छे दिनों में हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है ना? आज हमारे बुरा वक्त चल रहा है तो आप हमारा साथ दो। तो उस टाइम पे, और हमने उनका पैकेज बढ़ाया भी, जब हमारी कंपनी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाएगी, तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो बच्चों, यहाँ पे कौन अप्लाई हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सेम केस स्टडी बताई थी आपको। अब समझ में आती केस स्टडी? ये जो मैंने पूरा केस बताया ना, ये केस स्टडी है भाई। मैं पहले कोई भी चीज पढ़ाने से पहले यहाँ पे केस स्टडी बता रहा हूँ आपको। कभी तुम सोचो केस स्टडी लिख के आएगी कोई, CASESTUDY केस स्टडी, ठीक है ना, तो वही केस स्टडी मानी जाएगी भाई, यही केस स्टडी है। मैं प्रिंसिपल पढ़ा बाद में रहा हूँ, आपको केस स्टडी पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना? इन्हीं यही केस स्टडी है पूरा। जब ये छपेगी ना, अब यही तो पूछेगा ना आपसे कि बताओ यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, लाइन कोट करो, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे तुमने आइडेंटिफाई किया, और एक लाइन कोट करो जिससे आपको ये लगता है कि एक प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। एक लाइन ऐसी कोट करो जिससे आपको ये लगता है कि यहाँ पे एक और प्रिंसिपल क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। हाँ बोलो बच्चों।
हमने उनको आज प्रॉमिस किया कि आप हमारे दुख की घड़ी में साथ दे दो हमारा, तो हम भी आपका ख्याल रखेंगे। और जब हमारे अच्छे दिन आए तो हमने उनका साथ दिया, तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो डिसिप्लिन क्या हो गया, प्रिवेल कर गया, डिसिप्लिन लग जाएगा ना प्रिंसिपल। अच्छा, फिर जब नेक्स्ट टाइम मान लिया, अगर पहली बात तो हम ऊपर वाले से यही चाहेंगे और अपनी इस कदर से मेहनत करेंगे कि ये दिन हमें वापस से देखने ना पड़े कंपनी ने, लेकिन फर्ज करो कि फ्यूचर में, क्योंकि एनवायरनमेंट सारे बच्चों को पता है अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में मान लिया हमें सिचुएशन देखनी भी पड़ गई, ठीक है ना। इस बार जब हम अपने एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि आप हमारा साथ दो, तो कोई भी बंदा मना करेगा? बिल्कुल नहीं मना करेगा, क्योंकि उन्हें पास्ट रिकॉर्ड पता है, पास्ट ट्रैक पता है कि जब जब भी हमने इस कंपनी का साथ दिया है ना, इसके इनके दुख की घड़ी में साथ दिया है, तो जब वक्त आया ना, इन्होंने हमें कतरा कतरा लौटा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, भर भर के लौटाया है इन्होंने हमें। तो सारे एम्प्लॉइज तैयार हो जाए, कोई छोड़ के नहीं भागेगा। और ये जो कल्चर बनेगा ना बच्चे इस ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत कोऑपरेशन वाला कल्चर बनेगा, लोग कोऑपरेट करेंगे आपको। समझ में आ रही है बात? प्रिंसिपल समझ में आया आपको? एक बार जस्ट आपको 2 मिनट का टाइम दूं कि एक बार अगर तुम अपने मन से पढ़ते हो इसे अपने आप से, प्रिंसिपल समझा तो दिया मैंने, तो आपको समझ में आता है नहीं आता है, बाकी मैं तो समझाऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार आप पढ़ लो कि क्या वर्डिंग्स लिखी हुई है और आपको समझ में भी आ रहा है क्या। पढ़ लिया सारे बच्चों ने? आया समझ में कुछ? क्या समझ में आया? जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को है। हाँ। तो इंडिविजुअल और एम्प्लॉय का ड्रेस से भी बनता है। फर्स्ट गो में ही पहले एक ऑप्शन और दो भाई। पहले अगर मैच करेंगे हम, तो एक ये चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना। पहले समझाने की तो कोशिश करो, ये एकदम से चल निकल बाहर, है ना। तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तू सैलरी ज्यादा डिमांड कर रहा है, ऐसे करोगे ना तो एम्प्लॉयज बिफर जाएंगे। कह रहे कि यार अच्छे कैसे तुम, बच्चों बात ये है सारी कि अगर हम लोगों को इतना सा कनेक्ट करना चाहेंगे, इतना सा कनेक्ट करना चाहेंगे, तो लोग इतना कन्विंस हो जाएंगे। और अगर तुम लोगों को इतना कन्विंस करने की कोशिश करोगे, तो वो इतना भी कनेक्ट नहीं होंगे। समझ आई बात? तो आपको लोगों को कनेक्ट करना है, कन्विंस करना है? कनेक्ट करना है, क्योंकि इतना सा कनेक्शन अगर डेवलप हुआ ना, तो इतना ज्यादा वो कन्विंस अपने आप ही हो जाएंगे। और भर भर के कन्विंस करने की कोशिश करना लोगों को, ठीक है ना, इतना भी कनेक्ट नहीं करेंगे लोग। तो अल्टीमेटली हमें मैनेजमेंट में करना ही क्या है,
कनेक्ट करना है, लोग कन्विंस अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वही रिकंसिलेशन का मौका दे रहे हैं ना कि पहले यार तुम कनेक्शन बना लो, क्या बना लो। और अगर नहीं बन पा रहे ना कनेक्शन, अगर आप, पहली बात तो ज्यादातर चांसेस है बच्चों कि कनेक्शन बन जाएंगे किसके साथ, अगर किसी पर्टिकुलर के साथ मजबूरी रहेगी तो बात अलग है। मजबूरी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एम्प्लॉयज की वो शादीशुदा होंगे, उनके और भी कमिटमेंट्स होंगे, तो शायद वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनको मजबूरन जाना पड़ेगा। वो काम तो यहीं पे करना चाहते हैं लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां है ना, वो तो बात अलग है। अदरवाइज मोस्टली लोग क्या हो जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या करने के बाद, जब आप सबसे पहले क्या डेवलप करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएंगे वो। और तुम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना तो वो कनेक्ट करेंगे नहीं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, कनेक्ट करना है, कन्विंस तो अपने आप हो जाएंगे। हाँ जी, तो पहले रिकंसिलेशन का मौका दो, और अगर बात बन, पहले तो चांसेस ये है कि बात बन जाएंगे, ठीक है ना। और अगर बात नहीं बनी तो फिर क्या कर दो, हाँ, भगा दो से मतलब है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तो इग्नोर कर दो, सेक्रीफाइस कर दो, और किसको अडॉप्ट कर लो, जनरल इंटरेस्ट को। जनरल इंटरेस्ट जो मेरा है, तुम्हारा है, या सबका है, जो सबका है। समझ में आई बात, अदिति समझ में आया आपको, आकांक्षा, मानवी, इधर भाई पीछे सबको समझ में आ रहा है, पारस, केशव, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट अडॉप्ट, ये बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट है उसे अडेप्ट करना चाहिए हमें, यानी कि उसे हमें प्रिवेल कराना चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉई, ठीक है ना। कि जो किसी एक का हो, ठीक है ना, यानी कि सबके कंपैरिजन में वो छोटा पड़ रहा हो। सारे लोग तो चाहते हैं कि भैया बैच हमारा जैसे चल रहा है वो वैसे ही चले, बढ़िया मजा आ रहा है ना। दिक्कतें क्रिएट होती है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, दिक्कतें क्रिएट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद एक अच्छी सुबह आती है। कल की क्लास शायद हमारी बहुत अच्छे से नहीं चली कुछ फैक्टर्स की वजह से, लेकिन आज मैं ऐसी क्लास में हमेशा चाहता हूँ जैसी क्लास आज चल रही है, बड़ी शांति से चल रही है, मैं बड़े सही से आपको करा पा रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे फैक्टर हमारे सपोर्ट में है, ठीक है ना। तो जो सबका इंटरेस्ट है वो जनरल है, और जो कुछ ही लोगों का है जो सबसे छोटा पड़ रहा है, हर एक वो इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। चलो, कह रहे हैं कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल हैज हिज इंटरेस्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। भाई कोई किस लिए काम करता है, कोई किस लिए काम करता है, ठीक है ना, सारे बच्चों को पता है, कोई पैसों के लिए काम करता है, कोई पहचान के लिए काम करता है ना, कोई रेस्पेक्ट के लिए काम करता है। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, एंड द कंपनी हैज गॉट इट्स ऑब्जेक्टिव, और कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल डिमांड्स दैट ईच इंडिविजुअल, तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल ने क्या कर देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए हिज इंटरेस्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, किसको अचीव करने के लिए, यानी कि अपने इंटरेस्ट को साइलेंट कर दो आप, किसके गोल को या किसके ऑब्जेक्टिव को, किसके इंटरेस्ट को प्रिवेल कराओ, ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि तुम किससे हो, ऑर्गेनाइजेशन से। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय से है अपने, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्योंकि तुम्हारी तरक्की किसकी तरक्की में है, कंपनी की तरक्की में। अगर तुम कंपनी की तरक्की में क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की तरक्की में क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करोगे, तो तुम्हारी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होगी, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल, फाइनली बोल ही दिया इसने। कौन सुपीरियर है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर है, किसके कंपैरिजन में, इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। इन केस इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट डिफर, और अगर क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट डिफर कर रहा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है टू रिकंसाइल देम, कि उन्हें क्या करे, रिकंसाइल करे, यानी कि उनमें प्रॉपर मैच बैठाए, ठीक है ना। जो अलग अलग चीजें चल रही है उन्हें मैच करे प्रॉपर, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाए, ठीक है ना। मैच करना मतलब वही हार्मनी क्रिएट करना। हाउएवर, लेकिन 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 इफ रिकंसिलिएशन इज नॉट पॉसिबल, अगला तो टस से मशीन ही हो रहा है, मान ही नहीं रहा है, देन जनरल इंटरेस्ट मस्ट बी अडॉप्टेड, तो किसको अडॉप्ट करना चाहिए, ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसको, किसके कंपैरिजन में,
इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में किसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए? इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट वन राइजेस व्हेन हिज ऑर्गेनाइजेशन राइजेस। हमेशा आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि एक इंसान की तरक्की उसके ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में है। कोई एक बच्चा ये सोचता हो कि क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करके और क्लास को क्या कर देंगे हम, मतलब यहाँ पे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर देंगे, और अगर वो ये सोचता हो कि मेरी तरक्की हो जाएगी, मैं ग्रो कर जाऊंगा, कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव में अपने मंसूबे पूरे कर पाया, तो दिमाग से बच्चों ये बात निकाल देना, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारी तरक्की किस में है? ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि यहाँ पे अगर हम जिस ऑब्जेक्टिव से, हम सब, आप और मैं, सब मिलाकर के जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आए हैं, और अगर वो अचीव होगा तो तुम्हारी तरक्की होगी और मेरी भी तरक्की उसमें ही होगी, ठीक है ना? यानी कि सबकी तरक्की उसमें होगी। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा ये सोचता है कि मेरे मंसूबे अलग है और मेरे ऑब्जेक्टिव अलग है, मैं क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करके मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना? तो हम पहले तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यूज करके पहले तो रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करेंगे, जो कि मतलब पहली बात तो कभी ऐसी सिचुएशन होगी नहीं कि कोई इस तरीके का कोई करेगा, लेकिन अगर कोई सिचुएशन हो जाए तो वापस से हम पहले क्या करेंगे? रिकंसाइल करेंगे, और ज्यादातर चांसेस है कि रिकंसिलिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है ना, तो बाहर का रास्ता हमें दिखाना आता है। हाँ जी, क्यों केशव? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट समझ में आया? तेरे, हाँ, नींद आ रही है? तेरे को तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे को तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा समझ में आना चाहिए। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है? एग्जाम्पल पढ़ के देखो। 3 लाइन लिखी हुई है ये। कितनी लाइन लिखी हुई है? और जब मैंने बोला कितनी सारी लाइन बोला, वो पूरा केस बना के दिया था ना। और अगर वो जब आएगा, छप के आएगा इंग्लिश में, जब वो छप के आएगा पेपर में, तो तुम्हें क्या लगता है वो 2 4 5 लाइन में आ जाएगा? नहीं है तो जो टेलीग्राम पे केस स्टडी डाली है ना, एक बार उन्हें लिख के देखना। आंसर नहीं लिखने बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा ये रियलाइज करो कि ऑलरेडी केस स्टडी हमारी चल रही है, पहले ही चल रही है, ठीक है ना? चलो पढ़ो बच्चों से, वापस से पढ़ लो एक बार। इफ, आराम आराम से, इफ अ मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर सैलरी and the company is going through a financial crisis and wants to cut down expenses, खर्चों को कम करना चाहती है। खर्चों को कम करने का मतलब है सैलरी कम करना चाहती है। अरे सैलरी भी तो एक क्या है बच्चों? खर्चा है ना, एक्सपेंसिव है ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन द मैनेजर मस्ट सेक्रीफाइस हिज इंटरेस्ट, तो मैनेजर को अपना इंटरेस्ट क्या कर देना चाहिए? इज्जत तो इसमें ही है, मजा तो इसमें ही है कि अपने आप कर देना चाहिए, ठीक है ना? द मैनेजर कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, मैनेजर ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेना चाहिए व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन रिकवर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस, जब ऑर्गेनाइजेशन किससे रिकवर कर लेगा? यानी कि हमारे अच्छे दिन जब आ जाएंगे, जब डिमांड करनी चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों बात? बिल्कुल पॉजिटिव देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं इस प्रिंसिपल के। पहला, इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब किसके इंटरेस्ट को अडॉप्ट कर लिया हमने? जनरल, जनरल मेरा है, तुम्हारा है, सबका है, तो सबके गोल्स भी अचीव होंगे। और सबके गोल कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पहली बात, कॉमन गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दूसरा, हेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड, जब आप कनेक्ट करोगे लोगों से तो अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। जबरदस्ती मत करना, कल से तुम्हारी सैलरी कम हो रही है, टोन चेंज हो गई भाई, टोन चेंज हो गई। अच्छा रे, सैलरी कम हो रही है कल से हमारी, हम भी देखते हैं कैसे चली हुई ऑर्गेनाइजेशन, सारे एम्प्लॉय छोड़ के भागेंगे, हम देखते कैसे चलाएंगे कंपनी, ठीक है ना? लेकिन अगर ये बोलोगे कि प्रॉपर बुला करके उनके सजेशन लेकर के प्रॉपर बोलोगे कि हम किससे होकर के गुजर रहे हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस से, तो आज हमारे दुख की घड़ी में जो भी बंदा साथ देगा ना, समय आने पे लौटाएंगे जरूर। समझ आ रही है बच्चों बात? तो बताओ, कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? और अगर टोन चेंज हो गई तो
हाँ, ये पड़ी तुम्हारी धर्मशाला। ठीक है, चलो। तो हेल्दी रिलेशन होंगे, क्या होंगे? हेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कोऑर्डिनेशन बनाता है किसके बीच में? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, उनको मैच करने का काम करता है ना। रट रहे हो? रट लो। नेक्स्ट चलो, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। हाँ जी बेटा, हार्मनी कोऑर्डिनेशन ही तो होता है। इट ब्रिंग्स, ये तो हो गया ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, द फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स, फर्म अपने क्या नहीं अचीव कर पाएगी, क्योंकि तुम अपनी सोच रहे हो, वे अपनी सोच रहे हैं, कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। वो सैलरी ज्यादा कमाना चाहता है, तुम अपने खर्चे कम करना चाहते हो, कभी भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, अनहेल्दी रिलेशन होंगे, जब भी सामने से देखेगा ना, भाई साहब सैलरी नहीं बढ़ाई हमारी, ठीक है ना, तो कुछ भी आएगा मन में, तो अनहेल्दी रिलेशन मतलब अंदर से खून खोलेगा मैनेजमेंट को देख करके वर्कर्स का, और जब मैनेजमेंट देखेगी वर्कर को तो उनका खून खोलेगा। आगे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसकी कमी होगी बच्चों? कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। ठीक है, आज हमने बस एक ही प्रिंसिपल पढ़ा, काफी अच्छा प्रिंसिपल था, थोड़ा डिटेल में देखा। और आज तो इतने रखते हैं बच्चों, कल पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कल ये वाला और एक प्रिंसिपल और कोशिश करूंगा कि करा दूं, ठीक है ना। और देखता ये भी हूँ कि अभी तक मैंने जो प्रिंसिपल पढ़ाए उनके, जो मेरे पास केस है, मतलब जो मेरे पास वीडियोस है, उनमें से आपको वो दिखा करके आपसे आइडेंटिफाई कराऊं, कल ये भी करा सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से जो मेरे को बेटर लगेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में।